जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के इतिहास को पढ़ेंगे। तो हम अध्याय 6 तक पढ़ चुके थे, आज अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 है सामाजिक परिवर्तन। खानाबदोश से एक जगह बसे समुदाय। तो खानाबदोश कौन थे और ये जो समुदाय थे ये परिवर्तित होकर एक जगह कैसे बसे, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। किस तरह समाज में परिवर्तन आया। खानाबदोश मतलब ऐसे लोग जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, वे थे खानाबदोश। और वे खानाबदोश से घुमंतू से किस तरह से एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। वे अपने अपने परंपराओं के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। तो आप समाज में देखते होंगे कि यहाँ अलग अलग जातियों के लोग आप अपने आसपास भी देखते होंगे, और वे सब अपना अपना रीति रिवाज अपनाते हैं। सबका रीति रिवाज अलग है, सबका खान पान अलग है, जीवन जीने का पद्धति, सभी चीजें अलग अलग है। तो वर्तमान जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वैदिक काल में रखी गई थी। तो ये जो समाज में जाति व्यवस्था है ये अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो तब से आज तक इस व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा था कि मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कई राजवंशों का शासन रहा। तो जो भारत था इसमें बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, और इस व्यवस्था के नियमों को कई राजाओं ने स्वीकार किया। तो जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया, और विभिन्न राजाओं के हस्तक्षेप के कारण जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मध्यकाल में और अधिक दृढ़ हो चुकी थी। तो बहुत सारे राजाओं ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और बहुत सारे राजाओं ने इस पर हस्तक्षेप करना भी शुरू किया, मतलब इसमें बदलाव करने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पहले से और ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन भी होने लगे थे। परंतु उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में इस व्यवस्था के नियमों को नहीं मानने वाले लोग भी मौजूद थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये जो जाति व्यवस्था के नियम थे वे नहीं मान रहे थे। तो ऐसे लोग अपने बनाए नियमों के आधार पर ही समाज में जीवन यापन कर रहे थे। तो ये लोग उनका अपना कल्चर था, अपना नियम कानून थे, तो वे अपने अनुसार ही, अपने समाज के नियम कानून के अनुसार ही चलते थे। इस समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच की बहुवर्गीय संकल्पना का अभाव था। तो कुछ समाज ऐसे थे जिसमें अमीर गरीब या फिर ऊंचा, कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है, ये इस तरह की जो बहुवर्गीय संकल्पना है, एक ढांचा है, इसका अभाव था। यहाँ पे मतलब अमीर गरीब ये सारे भेदभाव बिल्कुल नहीं थे। तो इतिहासकार उन्हें जनजाति समाज के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है इनकी। हमारे समाज में तो बहुत तरह के भेदभाव हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, अमीरों को गरीब लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी, और ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। लेकिन ये सारे भेदभाव कुछ जनजातियों में नहीं थी। तो वे उनको जो इतिहासकार हैं उन्हें जनजातीय समाज कह के पुकारते हैं। तो अब प्रश्न है कि जनजाति किन्हें कहते थे, तो उस पर भी हम विश्लेषण आगे करते हैं। तो पहले ये चित्र देख लीजिए, ये जनजातीय नृत्य का चित्र है। जैसे ढोल नगाड़ा बज रहे हैं और ये औरतें नाच रही हैं, तो इस तरह से नृत्य कर रहे हैं। तो ये उनका प्राचीन जो कल्चर है, उनका रीति रिवाज है, उसी के अनुसार वे नृत्य करते हैं। जनजाति जंगलों एवं सुदूर पहाड़ी इलाके में बसे छोटे छोटे गांवों में एक से अधिक पीढ़ी का एक साथ रहने वाले परिवार को जनजाति परिवार कहते हैं। तो ये जो जनजाति परिवार थे वे लोग एक से अधिक पीढ़ी एक साथ रहते थे, और ये छोटे छोटे इलाकों में, जो पहाड़ों के जंगलों के बीच इलाके बसे थे, वैसे छोटे छोटे गांवों में ये रहते थे।
और बहुत सारे पीढ़ियों से वे उसी गांव में रहते आए थे। और ऐसे ही समाज को जनजातीय परिवार कहा जाता है, जो बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्थान में बसते रहे। ऐसे अधिकांश परिवार एक दूसरे से सामूहिक या पारिवारिक संबंध रखते हैं। तो सामूहिक ये क्या होते थे, जितने ये लोग गांव में रहते थे वे लोग एक साथ झुंड बनाकर एक ग्रुप में रहते थे और इनके बीच पारिवारिक संबंध होते थे। पारिवारिक संबंध मतलब शादी ब्याह वाला जो संबंध होता था, ये इन परिवारों के बीच, इन समूहों के बीच होता था। इनकी आजीविका प्रमुख रूप से आखेटक, आखेटक मतलब शिकार करना, खाद्य संग्रह और शिकार को इकट्ठा करना, कृषि एवं पशुपालन। तो क्या क्या था इनका आजीविका का साधन? आजीविका मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए ये जो काम करते थे, तो उसमें थे आखेटक मतलब पशुओं का शिकार करते थे और जंगल से जो फल मूल मिल जाता था उसको वे इकट्ठा करते थे, कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे। तो ये इनका मुख्य जीवन निर्वाह का साधन था। सामान्यतः स्त्रियां कृषि संबंधी अधिकांश कार्य स्वयं संपन्न करती थी और जो परिवार की स्त्रियां होती थी वे खुद काम को करती थी। किसी के संबंध जितना भी काम होता था, मतलब रोपाई का काम, कटाई का काम, निराई का काम, तो ये सारे काम ये स्त्रियां खुद करती थी। और बच्चे प्रायः घरों में सूखते अनाजों को पशुओं पंछियों से सुरक्षित रखने का काम करते थे। जैसे छोटे छोटे ये काम, जैसे अनाज को सुखाने के लिए माँ बाहर छोड़ देती थी, तो ये अनाज को या फिर घर को सुरक्षित करते थे, किससे? पशुओं से, पंछियों से, जब अनाज सूख रहे होते थे। तो ये छोटे छोटे काम बच्चे कर लेते थे और जो कृषि संबंधी कार्य थे वो स्त्रियां कर लेती थी। अब पुरुष क्या करते थे, सुनिए। पुरुष पशुओं के चारे के लिए चारगाह की खोज में रहते थे और वे पशु भी पालते थे, पशुपालक थे। तो वे पशुओं को खाने के लिए चारा चाहिए, तो इस चारा के लिए वे घूमते रहते थे कि कहाँ उनको चारा मिल जाए। तो चारागाह की वे खोज में रहते थे। बर्तन बनाना, झोपड़ी बनाना, टोकरी बनाना जैसे कुछ कार्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। तो वे अपनी झोपड़ियां खुद बना लेते थे और अपनी जरूरत के सामान जैसे टोकरियां हुए, मिट्टी के बर्तन हुए, तो ये जो काम है ये लोग अपने ही कर लेते थे। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करते थे। जनजाति लोग मनोरंजन के लिए गायन, नृत्य और झोपड़ियों को सजाने का काम करते थे। तो कभी यदि आपको मौका मिले ऐसे क्षेत्रों में जाने का जहां जनजाति लोग बसते हैं, तो अभी भी आपको वो कल्चर जो पहले से चला आ रहा था वो आपको देखने को मिलेगा। तो वे यदि उनका जो घर है बड़ा सुंदर होता है और उनके घर के बाहर डिजाइन सुंदर सुंदर रंगों से सजाया जाता है और उनके जो पर्व त्योहार होते हैं उसमें वे समूह में नृत्य करते हैं, गायन गाते हैं, अपने जो प्राचीन काल से चले आ रहे गाने हैं। तो इस तरह से वे इस गाना गाकर, नाच कर अपना मनोरंजन करते हैं और साथ ही अपनी झोपड़ी को बड़ा सुंदर सा सजा कर रखते हैं। और वे लोग बहुत स्वच्छता को पसंद करते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर से सजाकर साफ सुथरा रखते हैं और वे हमेशा प्रकृति के पास ही रहना पसंद करते हैं और प्रकृति की पूजा भी करते हैं। जनजातियों की अपनी एक समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा है। तो उनकी जनजाति जो लोग हैं उनका जो संस्कृति है बहुत ज्यादा समृद्ध है और उनके जो परंपरा है वे उसको प्राचीन काल से अब तक संजोए रखे हैं और उसको मानते आ रहे हैं। तो उनकी जो संस्कृति है काफी समृद्ध है। इसमें उनकी भाषा, संगीत, कहानियां एवं चित्रकारी कला शामिल है। तो इनकी जो संस्कृति है उसमें उनका अपना भाषा है, उनका अपना संगीत है और उनके प्राचीन काल से जुड़ी हुई कहानियां हैं और बहुत तरह की ट्रेडिशनल चित्रकारी भी वे करते हैं अपने घरों पर। तो इस तरह से उनकी जो कल्चर है वो काफी समृद्ध है, संस्कृति जो है बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो और उन्होंने इसे अब तक संभाल के रखा है, संजो कर रखा है।
आइए इसी कसौटी को ध्यान में रखकर पता लगाते हैं कि मध्यकाल में जनजातीय समुदाय इस उपमहाद्वीप में कहाँ रहते थे। तो मध्यकाल में ये जो जनजातीय समाज है वे किन किन क्षेत्रों में रहते थे उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। मध्यकाल में जनजातीय समाज। मध्यकाल में इस उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में, उपमहाद्वीप मतलब भारत में, जो विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समाज के लोग रहते थे। तो पूरे भारत में ये जो जनजातीय समाज थे फैले हुए थे। तो इसमें सामाजिक भेदभाव का सर्वथा अभाव था। तो उनके बीच में जो हमारे समाज में जो सामाजिक भेदभाव है, ऊंच नीच का भाव है, ये उनके समाज में बिल्कुल नहीं था। उनकी जीवन शैलियां प्रागैतिहासिक काल की स्त्री पुरुषों की जीवन शैलियों से समानता रखती थी। तो प्रागैतिहासिक काल में स्त्री पुरुष जिस तरह से रहते थे, उनकी भी जो जनजातियों की भी जीवन शैली थी इसी तरह की साधारण हुआ करती थी। ये पहले प्राचीन काल में जिस तरह से शिकार के द्वारा मांस इकट्ठा किया जाता था, कंदमूल इकट्ठा किया जाता था, जंगलों से फल इकट्ठा किया जाता था, खाद्य संग्रह करते थे, तो वे सारे कल्चर अभी भी उनके जो जनजाति समाज है उनके स्त्री पुरुषों में आप देख सकते हैं। जनजातीय समाज के बारे में समकालीन इतिहासकार एवं यात्रियों ने बहुत कम जानकारियां दी है। तो जो जनजाति समाज है उसके बारे में जो इतिहास में जानकारियां हैं वो बहुत कम ही हैं, और इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इतिहासकारों ने इनके बारे में कम लिखा है या यात्रियों ने कम लिखा है। पहला कारण हो सकता है कि जनजातीय समाज कोई दस्तावेज नहीं रखते थे। तो ये जो इतिहासकार क्या करते हैं, जो प्राचीन काल के दस्तावेज प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर लिखते हैं। लेकिन ये जो जनजाति समाज है इनका कोई जो प्राचीन दस्तावेज है वो उपलब्ध नहीं रहता है। वे अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को मौखिक रूप से कथाओं कहानियों के द्वारा के रूप में क्या करते हैं, वे सहेज कर रखते हैं। तो उनकी जो जितनी कल्चर है, रीति रिवाज है, उनकी जो परंपरा है, इसको क्या कहते हैं, मौखिक मतलब बस उनको गाने के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ही सहेज कर रखते हैं। इसका कोई लिखित प्रमाण या फिर लिखित दस्तावेज नहीं रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण मौखिक ही हुआ करता है। मतलब पिता ने शुरुआत किया, फिर पिता से पुत्र ने, फिर पुत्र से उसके पुत्र ने, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। तो इस तरह से कोई दस्तावेज उनको नहीं मिल सका कि जिसके कारण इतिहासकार कोई प्रमाण दे सके या फिर उनकी जानकारियों को आगे पुस्तकों में इकट्ठा कर सके। और दूसरा कारण हो सकता है कि वे बाहरी लोगों को अपने आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति प्राय नहीं देते थे। तो जो यात्री होते थे विदेशी, उनको वे अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते थे। तो ऐसा अभी भी कुछ जगहों पर है कि वे बाहरी लोगों को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में प्रवेश करने का निषेध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनके समाज पर किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो और उनकी संस्कृति को विकृत करने का प्रयास हो। तो इसलिए वे बाहरी लोगों को नहीं प्रवेश देते थे। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जानकारियों का अभाव है कि ये समुदाय प्राय सुदूरवर्ती इलाकों जैसे जंगल हुआ, घना जंगल हो गया, पहाड़ी हो गया या फिर मरुस्थल आदि में रहते हैं, और जहां इनसे बाहरी लोगों का संपर्क नहीं के बराबर होता था। तो ऐसे लोग घने जंगलों में रहते थे, सुदूर पहाड़ के ऊपर रहते थे। तो ये लोग जंगलों के बीच रहना पसंद करते थे, और वैसे जगहों में बाहरी जो यात्री आते थे बाहर से, वे लोग वैसे जगह नहीं पहुंच पाते थे या फिर इनका संपर्क बाहरी लोगों से नहीं हो पाता था। मतलब वे जो बाहरी दूसरे लोग हैं, जो मुख्य धारा के लोग हैं, उनसे काफी दूर रह जाते थे। उनको ये बाहरी लोगों से संपर्क भी पसंद नहीं था। तो इस कारण से उनके बारे में इतिहासकार ज्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आज के इतिहासकार इनका इतिहास लिखने के लिए उन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी बंधन से जुड़े होते थे,
और जो बात बोला जाता था, कहानी, गीत, उसी के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसी को इतिहासकार अब संजोने का प्रयास करते हैं। और जितने भी जनजाति समाज के सदस्य हैं वे नातेदारी संबंध से एक दूसरे से जुड़े होते थे। तो नातेदारी क्या है? नातेदारी है रिश्तेदारी के द्वारा। अपने जीविकोपार्जन के लिए वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, जहां कुछ जनजातियां शिकार, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालन पर निर्भर थे। तो ये लोग अपने जीविका के लिए बहुत तरह के कार्य करते थे। कुछ लोग शिकार करते थे, शिकार करके खाना संग्रह करते थे। कुछ लोग फल मूल इकट्ठा करते थे जंगल में जो मिल गया, और कुछ लोग पशुओं को भी पालते थे। तो यही उनका जीवन निर्वाह का साधन हो जाता था। तो कहीं कुछ स्थानांतरित खेती से जुड़े थे। तो कुछ लोग क्या करते थे? स्थानांतरित खेती। तो झूम खेती या घुमंतू खेती ये एक तरह का स्थानांतरित खेती है। तो इसमें जनजाति लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, वहां जंगलों को काटते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको जलाकर, पेड़ पौधों को, घास को जलाकर वहीं राख को बिछा देते हैं। फिर उसमें हाथ से ही खेती करते हैं, और जब फसल उग गया तो कुछ दिनों तक उसमें खेती करते हैं, और जब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर वे उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चल जाते हैं। तो ये है स्थानांतरित खेती। कुछ जनजातियां व्यवस्थित खेती भी करते थे। तो कुछ लोग तो स्थानांतरित खेती घूम घूम कर करते थे, और कुछ लोग एक जगह पर रहकर व्यवस्थित रूप से, स्थायी रूप से खेती करते थे। प्राकृतिक संसाधनों पर उनका एकाधिकार था, और जंगल में जो चीज मिलता था उस पर उनका पूरा अधिकार था। वे सोचते थे कि हम, जंगल हमारी माँ है और उससे जो प्राप्त होता है वो हमारा, उस पर अधिकार है। तो वे, उनकी ये धारणा थी, और जंगल को वे, प्रकृति को वे पूजा करते थे। तो उनके जो इष्ट देव हैं वो भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। जल, जंगल, जमीन से जुड़े ये समाज संयुक्त रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखते थे, और जंगल को ये बिना नष्ट किए उससे प्राप्त होने वाले पदार्थों से प्राप्त करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इन संसाधनों का बंटवारा परिवारों के सदस्यों के बीच होता था, और ये जो संसाधन होते थे ये कोई अकेला ही ले आया, स्टोर कर लिया, ऐसा नहीं था। वे लोग, सभी लोग समान रूप से जिसको जितना आवश्यक है उतना संसाधन प्राप्त करते थे, और ये संसाधन परिवारों के बीच भी बांटा जाता था, पूरे समुदाय के बीच बांटा होता था। यह बंटवारा उनके अपने ही नियमों के अनुसार होता था, और ये जो बंटवारा होता था उसके लिए भी उनके अपने नियम होते थे, क्योंकि वे अपने नियमों के अनुसार चलते थे, वे बाहरी नियमों से नहीं चलते थे। कभी कभी उनका बाहरी लोगों से टकराव भी होता था। इनके लिए बाहरी लोग वे लोग थे जो जातीय व्यवस्था को मानते थे। तो बाहरी लोग ये किनको मानते थे? जिनके बीच जाति व्यवस्था थी। दो जाति जो व्यवस्था थी, 4 वर्गों में विभाजित था समाज। तो ये जो व्यवस्था जिसकी थी, कर्म के आधार पर जाति बांटा गया था समाज में, तो इन लोगों को ये बाहरी लोग मानते थे और उनके संपर्क से वे बचना चाहते थे, और इनके साथ कभी कभी इनका टकराव भी हो जाता था, क्योंकि जनजाति समाज में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन इस टकराव से ये अपनी स्वतंत्रता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब रहे, और उनके सब बाहरी लोगों से टकराव भी होता रहा। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों का भी बहुत सारा हस्तक्षेप हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो थी, या फिर उनकी जो संस्कृति थी, उस चीज को वे बना के रखे रहे, और अभी भी वे कायम हैं। जनजाति समुदाय एक दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं, और जो जनजाति समुदाय का अलग अलग समाज है उनके बीच भी अलग अलग समूह है, तो वे क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध से ही इन दोनों समाजों में धीरे धीरे बदलाव आया है, और जब ये लोग दूसरे समाजों के संपर्क में आए, उनके साथ टकराव हुआ, उनके ऊपर डिपेंड भी हुए, उन पर निर्भर भी हुए, तो इस तरह से दोनों में थोड़े थोड़े परिवर्तन होने लगे।
कुछ क्षेत्रों में कुछ जनजाति शक्तिशाली एवं प्रभावशाली थे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां जनजाति जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, प्रभावशाली थी, उनका प्रभाव था चारों तरफ। इनका उनका बड़े इलाके पर नियंत्रण था और बहुत बड़े इलाके पर वे फैले हुए थे और उन पर ही उनका कब्जा था। तो 13वीं से 14वीं सदी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभाव था और बाद में यहाँ खक्खर लोग शक्तिशाली हुए। तो प्रारंभ में जो पंजाब था उसमें खोखर जनजाति के लोग होते थे 13वीं 14वीं शताब्दी में, लेकिन बाद में पंजाब में खक्खर जो लोग थे वे उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। इन जनजाति के मुखिया कमाल खान खक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो इस कारण से वे शक्तिशाली हुए क्योंकि वे बादशाह अकबर के मनसबदार थे। मुल्तान एवं सिंध में लंगाह एवं अरघुन, उत्तर पश्चिम में बलोच, पश्चिमी हिमाचल में गड्डी गडेरियों तथा उत्तरी पूर्वी भाग में नागा, अहोम एवं कई दूसरी जनजातियों का प्रभाव था। ठीक है, तो ये जो अलग अलग क्षेत्र थे इसमें अलग अलग जनजातियों का प्रभाव था। 12वीं सदी तक वर्तमान बिहार और झारखंड के कई इलाके में चेरों का शासन स्थापित हो चुका था। तो झारखंड या बिहार के जो क्षेत्र थे, पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो उस समय चेरो शासक का वहां अधिकार था, जो चेरो शासक थे। तो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह ने 1591 ईस्वी में चेर राजा भगवत राय का पर आक्रमण किया था। और जो मानसिंह थे अकबर के सेनापति, उन्होंने चेरो राजा पर आक्रमण कर दिया था। तो चेरो राजा थे भगवत राय। तो 1591 ईस्वी में अकबर के जो बादशाह अकबर थे, मुगल शासक, उनके सेनापति मानसिंह ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन पूरी तरह से उसे अधीनस्थ नहीं कर पाए, लेकिन उस पर कब्जा वे नहीं जमा पाए। हालांकि इस क्षेत्र में वह काफी धन लूटने में सफल हो गए और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटना था हमारे अलग अलग क्षेत्रों को। तो इस क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण जनजाति थी मुंडा, संथाल, अशूर। ये दूसरी जनजातियां थी जो संख्या बहुल थी, जो बंगाल एवं उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा है, में रहती थी। ये जो मुंडा, संथाल, अशूर जनजातियां थी, ये बंगाल में और उड़ीसा में रहती थी। और कोली, बेराद तथा दूसरी जनजातियां कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में रहती थी। वहीं कोरात, बेतर, मरवार दक्षिण भारत की जनजातियां थी। तो दक्षिण भारत की जो जनजाति थी वो थी कोराग, बेतर और मारवाड़। उसी तरह से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में थी बेराद और कोली। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो जनजातियां थी उनके अलग अलग नाम भी थे। भीलों का फैलाव पश्चिमी एवं मध्य भारत में था। जो भील जनजातियां थी वे मध्य और पश्चिम भारत में थे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जिनमें से कई कुलों की पहचान खेतीहर किसान और जमींदार के रूप में हो चुकी थी, फिर भी भीलों में से कई कुल शिकारी एवं संग्राहक बन रहे थे। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी जो भाग है तो उसमें क्या था, कई जो कुल थे उनका जो पहचान था वो खेतीहर किसान के रूप में हो गया था और जमींदार के रूप में हो चुकी थी। लेकिन भी फिर भी क्या था कि भीलों में से कई क्या थे, शिकारी और संग्राहक बने रहे। कुछ लोग खेतीहर हो गए, लेकिन अधिकतर लोग जो भील थे वे शिकारी और संग्राहक थे, जो उनकी प्राचीन संस्कृति थी। वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति की बहुलता थी। तो इस तरह से पूरे भारत में अलग अलग जनजातियां फैली हुई थी। देखिए इस चित्र में दिख रहा है, भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो हम लोग उत्तर से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे खक्कर, खोकर, जंजुहुआ, लंगा, बलूची, अर्धुनी, समास, भील, कोली, जटवास। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से बटे हुए थे।
तो इधर पूर्वी भाग में यहाँ कोच थे, खासी, अहोम, कचरीस, नागा, मुंडा, यहाँ चेर, ओरोन, संथाल। देखिए यहाँ पूर्वी भाग में थे। पश्चिमी भाग में अरगुन समाज, भील, कोली, जटवर। और यहाँ मध्य भाग में थे गोड़, बेशक, गोड़ थे, बेगस थे, गोडवाना थे, भील, कोली, कटकारिश, बेराद, कोराग, कोयास, ये मध्य भाग में थे। और दक्षिण भाग में देखिए बादागस, बेतर, मारवा। तो ये सारी जनजातियां थी। पूरे भारत में ये फैली हुई है। जैसे चित्र में आप ध्यान से देख रहे हैं, पूरे भारत में ये जनजातियां फैली हुई थी। खानाबदोश एवं घुमंतू जनजातियों का जीवन। तो जो खानाबदोश थे या फिर घुमंतू जनजातियां थे, मतलब खानाबदोश मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहना और पशुओं को लेकर घूमना या फिर खेती के कारण घूमना। तो खानाबदोश एवं चारवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। वे ऐसा अपनी जानवरों के लिए चारगाह की तलाश में करते थे। तो वे पशुपालक होते थे, तो उनको जानवरों को खिलाने के लिए घास चाहिए, तो उसके लिए वे अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर चारगाह की तलाश करने लगते थे। ये दूध, घी एवं ऊन जैसे पशुचरी उत्पादों की बिक्री कर अपनी जीविका को चलाते थे। तो पशुओं को पालते थे, उससे जो दूध मिलता था उससे घी निकालते थे, मक्खन निकालते थे, ऊन निकालते थे और उसको बेचकर अपना जीवन चलाते थे। और वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, वे जो सामान बेचते थे, दूध, घी, ऊन, इससे को बेचने के बाद क्या करते थे, जो खेतीहर गृहस्थ होते थे जनजातियों के, उनसे वे अनाज खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, बर्तन भी उन लोगों से वे प्राप्त करते थे बदले में, तथा बदले में उनको ऊन, घी जैसे चीजें देते थे। तो प्राचीन काल में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। मतलब जिनके पास जो वस्तु उत्पादित हो रहा है उन वस्तुओं को दूसरे लोगों को देंगे और दूसरे लोगों के पास जो वस्तु उत्पादित हो रहा है वे लेंगे। तो इस तरह से उनके दैनिक जीवन में जो चीजें आवश्यक है वे सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो जो लोग खेती करते हैं उनसे अनाज ले लिया, बर्तन ले लिया, कपड़े ले लिए, और जो लोग ऊन करते हैं, घी, दूध, ये सब का उत्पादन करते हैं, वे उनको बदले में दे दिए। तो इस तरह से वस्तु का विनिमय होता था। एक वस्तु दिया, उसके बदले में दूसरा लिया। तो इस तरह से आदान प्रदान होता था। कुछ चारवाहे मवेशियों एवं घोड़े की बिक्री भी करते थे। तो चारवाहे क्या करते थे, मवेशियों को पालते थे, घोड़ों को पालते थे, तो उसकी बिक्री भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। तो जो जानवर रखते थे उससे क्या करते थे, सामान ढुलवाते थे। और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों का क्रय विक्रय भी करते थे। तो जो सामान उनके पास होता था उसको अदला बदली करते थे, क्रय करते थे। ऐसी ही एक व्यापारी जनजाति थी बंजारा। तो अभी भी आप कहीं कहीं देख सकते हैं बंजारा होते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, टेंट लगाकर किसी जगह में रह जाते हैं, फिर वहां सामानों की बिक्री करते हैं, फिर दूसरे जगह चल जाते हैं। तो ये जो बंजारा जनजाति थी, ये लोग व्यापारी होते थे। वे अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और सामानों की बिक्री करते थे। वे खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे और उनका कारवां टांडा कहलाता था। उनका जो समूह होता था उसको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नगरों में के जो बाजारों तक अनाज की ढुलाई का काम बंजारे ही करते थे। तो अनाज को बाजारों में लाने का काम कौन करते थे, यही बंजारे करते थे। मुगल काल में सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई बंजारों के द्वारा की गई थी। तो जब मुगल सेना युद्ध के लिए निकलती थी, किसी राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए युद्ध होते थे, तो वैसे समय में यही बंजारे खाना को उनके साथ ले जाते थे, उन तक पहुंचाते थे। कुछ जनजाति फेरी वाले भी थे जो रस्सी, चटाई आदि का निर्माण कर गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। जैसे आज फेरी वाले होते हैं ना, कपड़े वगैरह लेकर गली गली बेचते हैं, तो उसी तरह के कुछ जनजाति क्या थे, फेरी वाले थे। वे लोग रस्सी, चटाई बनाते थे और उसको बनाकर गांव में ले जाकर बेचते थे।
कुछ जनजातियां विभिन्न नगरों और गांवों में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इनमें नर्तक, मदारी तथा अन्य तमाशाबीनों की जातियां थी। तो कुछ लोग क्या करते थे, उनमें जो टैलेंट होता था, कभी बंदर को नचाना मदारी, या फिर नाच दिखाना, या फिर सर्कस दिखाना, तो ये सारी चीज वे लोग घूम घूम कर गाँव में करते थे। तो कुछ जनजातियां ऐसा थी। तो देखिए, हिरन का शिकार करते भील लोग जो थे वे शिकारी थे, शिकार इस तरह से करते थे। तो इसको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो हम यहीं तक आज पढ़ेंगे, इतना तक आप पढ़िए, और कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन एवं जातियां। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।